तो भैया आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है किसकी? मुगल वंश की। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। अब हमने ये पढ़ा कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन? इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से युद्ध करते हुए मारा जाता है। तो थोड़ा अपन पीछे से प्रकाश डालेंगे, ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, बाबर आता है भारत और भारत आके इब्राहिम लोधी को हरा देता है। अब इब्राहिम लोधी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, तो बाबर ने किसको मार दिया? इब्राहिम लोधी को, और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा, तो ये मुगल थे, तो मुगल वंश की यहां से स्थापना होती है। और मुगल वंश जो है 1526 से लेकर 1857 तक चलता। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपको ये समझना है कि बाबर था कौन। बाबर भारत में एकदम से तो नहीं आ गया, इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री भी होगी, इसके पीछे का कुछ इतिहास भी होगा। तो चलिए बाबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि बाबर जो था ये ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र में पैदा हुआ। सर ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र किसे कहते हैं? मैंने आपको शुरुआत से पढ़ाते हुए आया हूं। ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र मतलब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र पड़ता है। यहां बाबर के पिताजी तैमूरों के साथ में काम करते थे। अब आपको पता है भारत में तैमूर लीग का अटैक हुआ था भारत में, तो तैमूर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था मध्य एशिया का। लेकिन क्या होता है कि तैमूर बहुत बड़ा साम्राज्य था, भारत के ऊपर भी तैमूर ने अटैक किया, उसके बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो तैमूर साम्राज्य का धीरे 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 करके पतन चालू होता है। ठीक है, जब तैमूर साम्राज्य का धीरे धीरे पतन चालू होता है तो वहां पर तैमूर की मृत्यु के बाद तैमूर जो शासक था ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र का, वो अपने पूरी जायदाद, पूरी संपत्ति या पूरा साम्राज्य अपने 4 पुत्रों में बांट देता है। यही सबसे बड़ा कारण बनता है तैमूर वंश के पतन का। ठीक है, तैमूर वंश का पतन हो रहा है मध्य एशिया में, लेकिन भारत में अभी स्थिति कंट्रोल में है क्योंकि यहां पर लोधी वंश का साम्राज्य चल रहा है। अब यहां पर स्थिति ये आती है कि तैमूर वंश का धीरे धीरे पतन हुआ, तो यही का एक छोटा सा सूबेदार या सेनापति हम बोलते हैं, वो फरगना का एक सूबेदार होता है जिसका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था इसका? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, ये उमर शेख मिर्जा जो था ये फरगना का सूबेदार था। ठीक है, ठीक है, तो फरगना का सूबेदार था। अब फरगना का सूबेदार था उमर शेख मिर्जा। कहानी क्या हुई कि जैसे ही तैमूर की मृत्यु होती है, जैसे ही किसकी मृत्यु होती है बेटा? तैमूर की मृत्यु होती है, तो उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक नियुक्त कर देता है खुद को और कहता है कि मैं स्वतंत्र शासक हूं और जितनी प्रजा है ये मेरी है और मैं इसका पालनहार हूं। तो वो जो प्रजा रही, ठीक है, उसका शासक कौन बन जाता है? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें तो 1483 में इसके यहाँ किसका जन्म होता है? बाबर। किसका जन्म होता है? बाबर का। ठीक है, तो बाबर के पिता का नाम कौन था? उमर शेख। ठीक है, ये किसका वंशज था? ये तैमूरों का वंशज था। ये किसका वंशज था? तैमूरों का। और तैमूर कौन था? तैमूर वही था जिसने भारत पर अटैक किया था, दिल्ली पर, और बहुत ज्यादा लूटपाट की थी, कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, कई लोगों को, लाखों लोगों को उसने काट के फेंक दिया था और भारत को भयंकर बुरी तरह से लूटा था और चला गया था। उसका ही वंशज कौन रहा? बाबर। लेकिन बाबर का जो पिता है उमर शेख मिर्जा, ये तैमूरों का वंशज था, तो ये भी तैमूरों का ही वंशज हुआ। लेकिन उमर शेख मिर्जा ने मंगोलों की लड़की कुतलुग निगार खानम, ध्यान से सुन लीजिए, कुतलुग निगार खानम, इस महिला से शादी कर ली थी। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई मध्यकालीन इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं इसमें मंगोलों का भी बहुत बड़ा, मतलब समझ रहे हो, प्रभाव रहा है। ठीक है, तो कुतलुग निगार खानम ये मंगोलिया थी और ये कौन थे? तैमूर। तो लेकिन ये जो उमर शेख मिर्जा हुए, बाबर हुए, अकबर हुए, जहांगीर, ये अपने आप को तैमूरिया कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। कारण ये था क्योंकि मां तो मंगोलिया थी, ये मंगोलिया अपने आप को बोल सकते हैं लेकिन नहीं पसंद करते बोलना। कारण क्या था? क्योंकि लोगों में मंगोलिया या मंगोलों की जो छवि थी वो अच्छी नहीं थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चल, तो यहां पर भाई 1483 14 फरवरी, ठीक है, कितनी फरवरी बेटा? 14 फरवरी बोलो, 4 फरवरी 1483, कितनी फरवरी? 4 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म होता है। और जब बाबर का जन्म होता है तो बाबर 12 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के बाद
कहां का शासक बन जाता है? फरगना। कहां का शासक बन जाता है? कहां का शासक बन जाता है? फरगना। अब कहानी ये होती है कि बाबर जब शासक बनता है तो आगे चल के 1501 में इसकी लड़ाई हो जाती है सुबानी नाम के व्यक्ति से। किस नाम के व्यक्ति से? ठीक है, सुबानी नाम के व्यक्ति से। अब सुबानी कौन है? ये उज्बेकिस्तान का शासक है। ये कहां का शासक है? उज्बेकिस्तान का शासक। और ये उज्बेकिस्तान में ही एक छोटा सा साम्राज्य है जहां का शासक है फरगना। ठीक है, तो बाबर को युद्ध में बहुत बुरी तरह से हरा दिया जाता है। फरगना का शासक कौन रहा जल्दी बताएं? बाबर। फरगना कहां है? फरगना भी उज्बेकिस्तान में है। और ये उज्बेक शासक था, बहुत बड़ा शासक था, जो बाबर को 1501 में हरा देता है और बहुत बुरी तरह से हरा देता है। और बाबर से बोलता है कि भाई तू फरगना क्या कर दे? फरगना छोड़ दे और जिंदगी में दोबारा यहां पर मत आना। तो ऐसी संधि कर लेता है। कौन संधि कर लेता है? सुबानी। सुबानी कहां का शासक था जल्दी बताएं? उज्बेकिस्तान का शासक था। किससे संधि कर लेता है? बाबर से। तो क्या बाबर फरगना छोड़ देगा? हाँ, छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका युद्ध हो गया है। अब यहां पर कहानी ये होती है कि बाबर फरगना छोड़कर चला जाता है कहां पर? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कहां पर? काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान में कहां पर? काबुल। और 1504 में इस काबुल को जीत लेता है। क्या कर देता है बेटा? 1504 में जीत लेता है। थोड़ा सा मैं आपको मैपिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं कि आप समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है, चलिए। तो 1504 में बाबर काबुल को जीत लिया। अब जब बाबर काबुल को जीत लेता है तो यहां पर कहानी ये होती है कि काबुल कहां पर है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की सीमा लगती है हमारे भारत से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और पहले मैं आपको मैप बनाकर बताता हूं। देखिए, ये आपका भारत है, बोलिए हाँ। और तत्कालीन जो पाकिस्तान था वो भी हमारे भारत का ही हिस्सा था। और ऊपर यहां पर कौन है जल्दी बताएं? अफगानिस्तान। तो भैया बाबर कहां पर बैठा है? अफगानिस्तान। ठीक है, और आपको एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक दर्रा है जिसे हम खैबर दर्रा कहते हैं। कौन सा दर्रा कहते हैं? खैबर। तो ये खैबर दर्रे से बाबर कहां पर अटैक करेगा? पाकिस्तान। लेकिन उस समय जो पाकिस्तान था वो हमारा ही था, भारत में ही था ना, भारत ही था। तो यहां पर भारत, तो बाबर पहली बार जब अटैक करता है भारत के ऊपर तो ये कब करता है? 1519 में। ठीक है, तो हमेशा लोग क्या लगा देते हैं? 1526, जो कि गलत है। बाबर का पहला अटैक कब हुआ था? 1519 में। और ये पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र पे हुआ था। अब सुनिए, पंजाब वर्तमान में भारत में पड़ता है, लेकिन उस समय पंजाब केवल इतना बड़ा नहीं था, अब बहुत बड़ा पंजाब था। ठीक है, तो पंजाब के उत्तर पूर्वी भाग पर अधिकार कर लेता है कौन? बाबर। तो अब इस क्षेत्र का पूरा मालिक कौन बन चुका है जल्दी बताएं? बाबर बन चुका है। कौन बन चुका है? बाबर। अब लेकिन भैया भारत में जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है उस समय, कौन बैठा है? इब्राहिम लोदी। कौन बैठा है? इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। लेकिन इस गद्दी पर नजर है इसके चाचा दौलत खान लोदी की। ठीक है, सॉरी, आलम खान लोदी की। तो आलम खान कौन थे? इसके चाचा। ठीक है, आलम खान। तो आलम खान क्या करते हैं? यहाँ पंजाब का ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है, ये वाला, इस हिस्से का सूबेदार कौन रहे? दौलत खान लोदी। कौन रहे? दौलत खान। तो दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी प्लान बनाते हैं और वो कहते हैं कि भैया हम किसको बुलाएं? यहां से बाबर को बुलाते हैं। किसको किसको बुलाते हैं जल्दी बताएं? बाबर को बुलाते हैं। बाबर आएगा, भारत पर अटैक करेगा और अटैक करके लूटपाट करेगा और लूट के चला जाएगा, लेकिन गद्दी किसे दे जाएगा? हमको दे जाएगा। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसमें यह भी कहा है कि यहीं पर राजस्थान में मेवाड़ के शासक जिनका नाम रहा राणा सांगा, राणा सांगा, जिन्होंने बाबर को बुलाया था, जो कि पूर्णतः गलत है। आप एक बात मुझे क्यों नहीं बताते कि राणा सांगा इतने भयानक और इतने खतरनाक शक्तिशाली थे और इब्राहिम लोधी को युद्ध में, खतौली के युद्ध में पराजित कर चुके थे, बाडी के युद्ध में पराजित कर चुके थे 1517 1518 में। तो राणा सांगा को अगर दिल्ली सल्तनत की चाह होती, वो तो बनते ही आगे चल के सुल्तान, यहाँ के दिल्ली सल्तनत के बादशाह बन ही जाते वो तो। लेकिन बात ये थी कि अगर बाबर की उन्हें जरूरत होती तो वो तो इब्राहिम लोधी को हरा चुके थे। अच्छा चलिए, तो अपन थोड़ा पीछे प्रकाश डालते हैं इतिहास पर कि भाई कहानी क्या हुई। देखिए, यहाँ पर दो तीन चीजें आपको ध्यान से समझना कि देखो भाई, एक कैरेक्टर आपका बाबर है, एक कैरेक्टर आपका कौन है बेटा? इब्राहिम लोधी। कौन है मेरे भाई? इब्राहिम लोधी। और एक कैरेक्टर कौन है आपका? राणा सांगा। राणा सांगा। अब एक बात सुनिए कि बाबर यहां पहुंच चुका है, ठीक है, यहां बाबर पहुंच चुका है पाकिस्तान में, यहां तक उसका शासन हो गया है। लेकिन वही स्थिति ये बन रही है कि कुछ समय पहले 1517 में, ठीक है, बाबर के भारत पर आक्रमण करने के 2 साल पहले
राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा दिल्ली सल्तनत को हरा देते हैं। राणा सांगा दिल्ली सल्तनत को हरा देते हैं। लेकिन इसमें कहानी ये होती है कि राणा सांगा की एक आंख फूट जाती है, एक हाथ की कलाई कट जाती है, एक पैर, समझ रहे हो, एक पैर नहीं है उनका, और इनका एक कान नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। तो राणा सांगा की एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक कान नहीं, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन राणा सांगा फिर भी शक्तिशाली शासक रहे। अब देखिए, बाबर को बुलाते हैं दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, और क्या बोलते हैं कि भैया बाबर आएगा और अटैक करेगा कहां पर, दिल्ली पर। लेकिन अब कहानी कुछ यूं पलटती है कि 1526 में, कब की बात चल रही है मेरे भाई, 1526 में, और तारीख है 21 अप्रैल। कौन सा अप्रैल, 21 अप्रैल, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में बाबर आता है भारत और अटैक करता है दिल्ली सल्तनत पर। और बता चुका हूं यहाँ के सुल्तान कौन है, इब्राहिम लोदी। कौन है, इब्राहिम। अब इब्राहिम लोदी की उम्र उस समय 21 साल का, नवयुवक, नवजवान। तो वो भी डरने का नाम नहीं ले कि आ रहा है तो आने दो, युद्ध करेंगे हम। और युद्ध में, युद्ध भूमि में लड़ता हुआ ये योद्धा क्या हो जाता है, मारा जाता है। लेकिन इब्राहिम लोदी का एक और भाई था जिसका नाम था महमूद लोदी, या मोहम्मद लोदी भी आप नाम सुन सकते हैं, ठीक है, महमूद लोदी या, ठीक है। तो ये इब्राहिम लोदी का भाई है। अब देखो कहानी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं। वनडे एग्जाम से ऊपर मैं आपको पीएससी स्टेट लेवल का पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि बड़े से बड़ा एग्जाम आपका, ठीक है, क्लियर हो जाए। तो महमूद लोदी जो है ये एक कैरेक्टर अलग है। अब कहानी ये होती है कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध में पूरी तरह से हार जाता है। कैसे हार जाता है, कहानी ये होती है कि जब बाबर 1526 में भारत पर अटैक करता है, तो भारत पर अटैक करने के बाद जीत जाता है। तो इसकी सेना ये कहती है बाबर से कि मेरे भाई बाबर, हम जीत गए हैं, अब लूटपाट करते हैं और चलते हैं घर। चूंकि बाबर और तैमूरों का, बाबर तैमूरों का वंशज है, तो तैमूरों का युद्ध शैली का एक तरीका था, वो ये था कि हमें किसी जगह पर अटैक करना है और अटैक करके वहां की संपत्ति को लेकर आना है, ठीक है, उस जगह को छोड़ देना है, वहां नहीं बसना है। चूंकि इसकी जो सेना थी वो कहां पर थी, काबुल में। तो इसकी सेना भी ये कह रही है कि बाबर हमने अटैक किया है, हम लूटपाट करते हैं और वापस चलते हैं। लेकिन बाबर कहता है अभी नहीं। अच्छा, ये युद्ध बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ था, क्योंकि बाबर ने पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया था और बारूदों का प्रयोग किया था, ठीक है। तो भारत में ऐसा पहला युद्ध बताया जिसमें तोप और बारूद का यूज हुआ था। कौन, पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध, पानीपत का प्रथम। कब लड़ा गया, जल्दी बताएं। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, तोप और बारूद का युद्ध हुआ। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया, तुलगामा नामक युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तुलगामा युद्ध पद्धति आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, और इसकी तोप जो थी, इसके दो लोग प्रमुख थे, एक अली और एक मुस्तफा। इसके पास दो तोपची थे। कितने तोपची थे, दो तोपची थे, एक का नाम था अली और एक का नाम था मुस्तफा। जब बाबर ये इतना बड़ा युद्ध जीत जाता है, तो जीतने के बाद वो अपनी पूरी सेना में चांदी के सिक्के बंटवाता है। क्या बंटवाता है बेटा, चांदी के सिक्के बंटवाता है, जिसके कारण इसकी उदारता को कहा गया कलंदर। क्या कहा गया, कलंदर। तो आपसे पूछे कि इतिहास में कलंदर किसे कहा है, तो आप क्या बोलेंगे, बाबर। किसे कहा है, यस और नो, बाबर को कलंदर, क्योंकि इसने सेना में चांदी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है बेटा। अब उसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए, बाबर बहुत बड़ा पियक्कड़ था। पियक्कड़ मतलब शराब पीता था, बहुत ज्यादा शराब पीता था। तो चांदी के सिक्के क्यों चलवाए, क्योंकि बाबर का जो एम था वो दिल्ली सल्तनत पर लंबे समय तक के लिए राज करना था। लेकिन बात यहां पर यह हो जाती है कि दिल्ली सल्तनत पर राज करें तो कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी उस समय की महाशक्ति बैठी हुई है राणा सांगा, जिससे कभी भी युद्ध हो सकता है और दिल्ली सल्तनत पर बैठना है। लेकिन बाबर की विडंबना देखो, बाबर बड़ा परेशान और अंदर से बहुत ज्यादा हतोत्साहित, परेशान, और मन ही मन मनोचिंतन करके वो ये व्यक्ति सोच रहा है कि दिल्ली की गद्दी मैंने जीत तो ली, लेकिन सेना बोल रही है कि मैं यहां से लूटपाट करके वापस चले जाऊं, लेकिन दिल बोल रहा है कि मैं यहाँ का सुल्तान बन के, यहाँ बादशाह बन के और यहाँ पर राज करूं। तो बाबर बड़ा महत्वाकांक्षी शासक, बाबर ने कहा यार देखो क्या करें क्या करें। बाबर ने बोला सेना को राणा सांगा से युद्ध कराते हैं। लेकिन राणा सांगा की सेना इतनी बड़ी, क्योंकि उस समय राजपूत महाशक्ति थी, राजपूत शक्ति उस समय, और इतिहास में सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल था उस समय तो वो राजपूत शक्ति थी, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत मजबूत शक्ति थी राजपूत शक्ति। तो अब बाबर ने अपनी सेना से कहा कि यार सुनो,
चलते चलते मेवाड़ और लूट लेते हैं। क्या लूटते हैं? मेवाड़। कहाँ? राजस्थान। तो सेना ने बोला अरे बिल्कुल नहीं लूट पाएंगे भैया, घर जाना है, 1 साल हो गया, 1526 हो गया, 1527 चल रहा है, कब? बाबर बोला नहीं, मेवाड़ तो मैं लूटूंगा। सेना बोले भैया ये तू जो कर रहा है ये गलत है, हम जा रहे हैं, हमारे बच्चों को लो चांदी के सिक्के ले लो, चांदी के सिक्के बढ़वा दिए। सेना फिर भी नहीं मानी। तो बाबर ने कहा कि यार एक काम करो, तुम्हारे ऊपर जितने भी प्रकार के टैक्स लगते हैं वो पूरे टैक्स क्या कर देता हूं, माफ। उस समय मुसलमानों के ऊपर बाबर ने टैक्स लगाए थे। तो सिपाहियों ने बोला कि यार तू खुद मुसलमान है और हम तेरा साथ दे रहे हैं और तू हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है। तो बाबर ने मुसलमानों के ऊपर के सारे 14 प्रकार के टैक्स पूरे माफ कर दिए। सेना खुश हुई, लेकिन फिर भी उतनी खुश नहीं हुई कि राणा सांगा से उलझ जाए। ठीक, तो फिर बाबर से पूछा बाबर क्या करे, अब क्या करे? तो बाबर ने फिर दिमाग लगाया। बाबर ने बोला कि अल्लाह ताला ने, किसने? हमें बनाया है और हम इस्लाम के रक्षक हैं, और उसने जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद मतलब कि मैं अपने लिए युद्ध नहीं लड़ रहा हूं, मैं समाज के लिए, मैं धर्म के लिए युद्ध लड़ रहा हूं। मैं जीतूंगा तो धर्म की विजय होगी और हमारा परचम लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो एक सिपाही बाहर निकल कर आया और उससे बोला कि आप जिहाद का नारा दे रहे हैं, ठीक है, आप इस्लाम को मानते हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं कि जो शराब है वो हराम है, और आपके हाथ में तो अभी भी शराब रखी हुई है। तो बाबर उस शराब को फेंक देता है। आज के बाद शराब पीना। अच्छा, मुगल काल में जितने भी शासक हुए, बाबर हुआ, बाबर के बाद हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर। जहांगीर तो इतना बड़ा पियक्कड़ था कि उसको 14 पैक रात में और 6 पैक सुबह दिन में चाहिए। उसका कहना था कि शासन नूर जहां चलाएगी उसकी पत्नी, जैसा भी चलाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बोटी और शराब 2 चीज चाहिए। तो भयंकर पियक्कड़ हुए ये लोग, शराब बहुत ज्यादा पीते थे। ठीक है, तो यहां पर बहुत ज्यादा, तो बाबर उस समय कहता है कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, सैनिकों के कर माफ कर देता है, चांदी के सिक्के बढ़वा देता है, और बोलो सिपाहियों की पेमेंट दुगनी, सिपाहियों की पेमेंट दुगनी। अब उसके जो सिपाही थे वो तैयार हो जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए। और आगे अगर हम बात करें, मार्च 1527 में, मार्च 1527 में युद्ध चालू होता है, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खानवा। और खानवा का जब युद्ध चालू होता है तो ये युद्ध होता है महाराणा सांगा, महाराणा सांगा, और एक तरफ कौन होता है? बाबर। कौन होता है? बाबर। तो उस समय राजस्थान में मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा सांगा, जो महाराणा प्रताप के दादा थे। कौन थे? महाराणा प्रताप के दादा महाराणा सांगा। महाराणा सांगा युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए जब तैयार हो रहे होते हैं तो इनके साथ ये अकेले नहीं थे, पूरी राजपूत शक्ति थी साथ में, लेकिन इनके साथ महमूद लोदी ने भी इनका साथ दिया। किसने साथ दिया इनका? महमूद। अच्छा, महमूद लोदी कौन? इब्राहिम लोदी का भाई। तो ये है कौन? महमूद लोदी कौन है? अफगान। तो राजपूत शक्ति के साथ में अफगान शक्ति भी थी, साथ में महाराणा सांगा थे, और भी मेदिनी दराय नाम के एक शासक थे, मेदिनी दराय, ये भी राजपूत शासक थे, और भी राजपूत शक्तियां बड़ी बड़ी महाराणा सांगा के साथ चल रही थी। लेकिन जब युद्ध चालू होता है तो महाराणा सांगा की सेना इतनी बड़ी होती है कि बाबर की सेना महाराणा सांगा की सेना को देख के इतनी भयंकर हतोत्साहित हो जाती है कि मैदान छोड़कर भागने लगती है। तब उस जगह पर जिहाद का नारा देता है कौन? बाबर। धर्म की बात करता है कौन? बाबर। और अपने सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए। तो युद्ध की स्थिति कुछ ये थी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात और बताई थी कि तुलगोमा जो युद्ध पद्धति है उसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। तुलगोमा युद्ध पद्धति क्या होती है बेटा, कि जैसे देखिए ये सामने वाले की सेना है और 2 सेनाएं हैं। अब यहां पर मान लीजिए ये लो, ये सेनाएं हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये महाराणा सांगा की सेना, महाराणा सांगा, और इस तरफ किसकी सेना है? किसकी? बाबर। देखिए बाबर क्या करता था, महाराणा की सांगा की सेना में महाराणा सांगा यहां बीचों बीच थे, हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध लड़ रहे थे। हाथी के ऊपर बैठने का कारण क्या था? क्योंकि भाई देखो, एक तो उनकी आंख फूटी, एक तो उनका हाथ की कलाई कटी, पैर काम नहीं कर रहा, कान कटा। कहते हैं कि 80 घाव लगे थे तन में। क्या कहते हैं? 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी,
फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। राणा सांगा 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। राजपूत शासक और बाबर से युद्ध लड़ रहे हैं, कारण दिल्ली पर कब्जा करना नहीं। दिल्ली पर कब्जा करना होता बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे, बैठ जाते। कारण बाहरी शक्ति को मातृभूमि पर कब्जा नहीं करने देंगे, दूसरे किसी धर्म को नहीं, अपने धर्म को बचाने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा सांगा ऐसी स्थिति में युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं और हाथी पर सवार होते हैं। बाबर उस समय का बड़ा शानदार शासक। बाबर के पास, अच्छा देखो, बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति कहां से लेकर आया? तुमको याद होगा, बाबर ने 1501 में नसीब खान नाम के, क्या नाम था उसका, हाँ, नसीब खान नाम के व्यक्ति से युद्ध लड़ा था। तो जब युद्ध लड़ा था, सर ए पुल का युद्ध कहते हैं उस युद्ध को, तो जिसमें बाबर हार गया था और फरगाना छोड़ के कहां चला गया था? काबुल। तो उस युद्ध में सामने वाला जो शासक था उसने तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, जहां से बाबर ने वो पद्धति सीख ली थी। 3 तरफ से दुश्मनों को घेर के मारना। कितनी तरफ से? 3 तरफ। इसे तुलगामा युद्ध पद्धति कहते हैं। तो राणा सांगा की सेना इतनी बड़ी कि सामने जो सिपाही खड़े वो देखकर भगदड़ मच गई। बहुत कम सेना थी बाबर की और इनके पास बहुत बड़ी सेना थी। अब बात यह आती है कि राणा की जो सेना है वो युद्ध जीत रही है और बहुत सारे सिपाही मारे जा रहे हैं। बाबर बोल रहा है कि यार इनके करीब मत जाओ, इनके करीब जाएंगे तो ये तलवार बहुत अच्छी चलाते थे राजपूत, बोलते ही ना तलवार निकालते, तुम मां भवानी का नारा देते या जय भवानी, तो जय भवानी का नारा दिया, काट पीट डाला। बाबर की सेना, भगदड़ मच गई बाबर की सेना में कि भाई मरने के लिए आए, बाबर ने मरवा दिया आज। लेकिन बाबर बहुत समझदार था। बाबर ने अपनी सेना के पीछे क्या रखी थी? तोप। बाबर ने देख लिया कि भाई इनके पास नहीं जाना है, पास जाएंगे ये काट के फेंक देंगे। तब उस समय बाबर ने क्या किया? पीछे से क्या चला दी? तोप। कह रहा दूर, इनसे दूर रहो, इनसे क्या रहो? इनसे दूर रहो। तो जब दूर रहने को बोला तो दूर से जब तोपें चली, तो जब तोपों में इनके सिपाही आए तो इनमें भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा बाप रे ये क्या चीज है, ये तो बम फोड़ रहे हैं, ये तो पहली बार देखा इस सेना ने। तो भगदड़ मच गई। अब उस समय पर बहुत सारे शासक महाराणा सांगा की मदद कर रहे थे। तो जैसे किसी कोई एक मतलब युद्ध का एक नियम होता था कि जैसे मैं राजा हूं और ये मेरी प्रजा है, अगर मेरी मौत होती है तो आप लोग पीछे हट जाओगे, आप लोग युद्ध नहीं लड़ोगे, आप पीछे हट जाओगे। तो कोई राजा की डेथ होती, सेना पीछे हो जाती। जैसे कोई 10,000 सैनिक लेकर आया कोई राजा, उसकी डेथ हो गई तो 10,000 सेना अब पीछे हट जाएगी, भागने। तो इस समय पर बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई, बहुत पीछे हो गए। यहां पर महाराणा सांगा बोल रहे हैं कि मुझे आगे लेकर जाओ, मेरे हाथी को बीचों बीच लेकर जाओ, युद्ध के मैदान में लेकर जाओ, क्योंकि मैं आगे चल। मेदिनीधराय बोल रहे हैं कि आप पागल हो गए हो क्या? आपका एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पांव नहीं, एक कान नहीं, ऐसे में क्या ही युद्ध करोगे? तो तब ये लाइन कही गई थी कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। महाराणा सांगा का हाथी वो आगे लेकर जाते हैं और बीच मैदान में अपने हाथी को खड़े करते हैं और फिर युद्ध से भाले से लड़ते हैं और सेना से बोल देते हैं कि इनकी तोपों के डायरेक्शन से दूर हो जाओ, इस तरफ, यहां से युद्ध करो, यहां से, ये तोपें सामने चल रही हैं तो ये मैदान खाली करो, इस तरफ से युद्ध करो। और महाराणा सांगा बीच में पहुंच जाते हैं। तब बाबर जो चाहता है वही होता है। बाबर कहता है यही तो मैं चाह रहा था। बाबर की सेना में वो थे तीर कमान चलाने वाले, क्या बोलते हैं उसको, तीरंदाज। बाबर ने 1000 तीरंदाज लेकर आया था, चुनिंदा। अब वो बोलता है कि ले आओ इनको, पूरे तीर कहां छुड़वा दो? राणा सांगा के ऊपर। किसके ऊपर छुड़वा दो? महाराणा सांगा के तीर लगना चालू होते हैं। 1000 तीरंदाज, लेकिन वो तीरंदाज भी सेना की बहादुरी देखकर ये बोलते हैं कि आप किसको मारने का बोल रहे हो, वो व्यक्ति जिंदा भूत है, खा जाएगा महाराणा सांगा। क्योंकि महाराणा सांगा एक हाथ से भाला मारे, 4-5 सिपाही एकदम भित्ते हुए चले जा रहे थे, बोले मर जाएंगे, उसके सामने जाकर हम तीर नहीं चला सकते। तो बाबर बोले कि साले 999 लोग मरोगे ना, एक का तीर तो सही लगेगा, चलाओ तीर पूरे राणा सांगा के ऊपर। और राणा सांगा के ऊपर क्या चलवा दी जाते हैं? तीर। अब महाराणा सांगा 1000 लोगों को कैसे मारेंगे भाई? दूर से तीर लगना चालू होते, महाराणा सांगा के 1000 तीरंदाज महाराणा सांगा के तीर मार रहे हैं, पीछे से, आगे से, साइड से।
तो एक तीर आके लगता है महाराणा सांगा के जिस सिंहासन पर वो बैठे थे हाथी के ऊपर, उस सिंहासन में, जिससे वो डोर कट जाती है और महाराणा सांगा नीचे गिर जाते हैं। तो सेना समझ जाती है कि भैया हमारा राजा मारा गया। लेकिन अभी भी देखो इनका साहस, महाराणा सांगा मरे नहीं, महाराणा सांगा की सांसें चल रही हैं बराबर। वो बोल रहे हैं कि अरे मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, नीचे गिरा हूं। लेकिन सेना तो अब तुरंत क्या हट गई, और आसानी से ये युद्ध कौन जीत गया, बाबर, क्योंकि सबसे बड़ी सेना महाराणा सांगा की थी। अब महाराणा सांगा की स्थिति इतनी बुरी थी क्योंकि वो तीरों में, पहले क्या होता था ना, तीर के नोक पर जहर लगाते थे। ये तीर तो घाव देता ही था लेकिन वो जहर शरीर में जाता था। तो आगे चल के इस प्रकार से खानवा का युद्ध जो है कौन जीत जाता है, बाबर। अब जब बाबर युद्ध जीतता है तो बाबर की ये बहुत बड़ी विजय। बाबर कहता है बाबरनामा में कि मेरे जीवन में अगर सबसे बड़ी कोई विजय रही तो वो कौन सी रही। इसमें तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, सेना को तीन तरफ से घेर कर मारा था। समझ गए हो कि नहीं समझ गए। अब क्या होती है कहानी, सुनिए जरा। अब कहानी ये होती है कि भाई बाबर तो जीत गया और राणा सांगा हार गए। 1528 में फिर एक युद्ध होता है बाबर के साथ, और बाबर का युद्ध किसके साथ होता है, मेदिनी दराय। कौन सा, मेदिनी दराय। इन युद्धों को क्रम से याद रखना। 1526 में युद्ध हुआ, 1527 में युद्ध हुआ, 1528 में युद्ध हुआ और 1529 में युद्ध हुआ। देखो ऐसे याद करना, खाना खाया, सॉरी, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और कहां गए, घर। कहां गए, या तो ऐसे याद कर लो, 26 को पानी, 27 को खाना, 28 को चाय, 29 को घर और 30 में गया मर। बाबर की मृत्यु 30 में हो जाती है, ठीक है। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है। ऐसे याद कर लो, 26 को पानी, 27 को खाना, 28 को चाय, 29 को घर, 30 में गया मर। या तो ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गए। 26, 27, 28, 29 और उसके बाद मर गए 1530। तो अभी आपके हिसाब से कौन सा युद्ध होना चाहिए बेटा 28 में, कौन सा, नहीं, चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा, चंदेरी का युद्ध। तो जल्दी बता, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और मेदिनीदराय। बाबर और मेदिनीदराय। ये युद्ध भी कौन जीत जाता है, बाबर। यार सबसे बड़ी महाशक्ति को तो हरा दिया है, तो अब बाबर तो विजय होना ही है, ठीक है। अब अगला युद्ध कौन सा होता है, 1529 में, और इस युद्ध का नाम क्या होता है, घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है बेटा, और घाघरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, बाबर तो रहेगा ही ना, बाबर। बाबर के साथ कौन था, महमूद लोदी, युद्ध करने वाला महमूद लोदी, महमूद लोदी, ठीक है। अरे हाँ या ना, कौन था मेरे भाई, महमूद लोदी। अब यहां पर एक बात सुनिए, महमूद लोदी कौन है ये बताओ, महमूद लोदी कौन है, हाँ या ना। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब चंदेरी का युद्ध लड़ा जा रहा था मेदिनीदराय के साथ में बाबर के बीच में, तो बाबर का साथ एक बहुत खतरनाक व्यक्ति ने दिया था, इसका नाम क्या था, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी कहां से घुस गया भैया बीच में, ये अफगान था। ये कौन था, चूंकि अफगान कौन थे, अफगान तो वो थे ना इब्राहिम लोदी के साथ वाले, लेकिन शेरशाह सूरी बंगाल और बिहार से संबंधित था, जो किसका साथ देता है, बाबर का। 1530 में खबर मिलती है, कैसी खबर मिलती है बाबर को, कि बाबर का एक लड़का होता है चहीता, जिसका नाम था हुमायूं। कौन होता है, हुमायूं। तो कहते हैं कि हुमायूं की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, तो बाबर मजार पर जाता है और इबादत करता है, और कहता है इबादत करते हुए कि हुमायूं की सारी तकलीफें मुझे मिल जाएं, हुमायूं की सारा दर्द मुझे मिल जाए और हुमायूं ठीक हो जाए। इस प्रकार से बाबर की तबीयत बिगड़ती है और बाबर की डेथ हो जाती है। तो जब बाबर की डेथ हुई तो बाबर को दफनाया गया आगरा में। आगरा कहां पड़ता है, यूपी। यूपी में बाबर को दफनाया गया। लेकिन बाबर की एक पत्नी जिसका नाम था मुबारक यूसुफ जई, क्या नाम था, मुबारक यूसुफ जई, इसने बाबर की कब्र खोद ली आगरा के आराम बाग से। आगरा में आराम बाग से कब्र निकालकर और कहां ले गई, काबुल, और काबुल में बाबर को दफना दिया, ठीक है। तो बाबर का मकबरा कहां पर है, काबुल। इसे पहले कहां दफनाया था, आगरा। अब बाबर की एक ही पत्नी नहीं थी,
बाबर की कितनी पत्नी थी? 11। और बच्चे कितने थे? 20। अरे बाबर की पत्नी कितनी थी और बच्चे कितने थे बेटा? 20 थे। अब यहां पर एक बात और सुनिए, यहां पर एक बात और ध्यान से सुनिए, ठीक है। बाबर ने एक किताब लिखी है जिसको हम कहते हैं तुजुक ए बाबरी, या हम और हिंदी में क्या कह सकते हैं? बाबर, क्या कहते हैं बेटा? हाँ कि नहीं? अब बाबर की मृत्यु के बाद आगरा में, सॉरी यूपी में इसका एक गवर्नर रहा जिसका नाम था मीर बाकी। क्या बोलेंगे आप? मीर बाकी, जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो गिराई गई थी। आपको पता होगा बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, तो ये बाबरी मस्जिद बनाई किसके द्वारा गई थी? मीर बाकी के द्वारा। और मीर बाकी कौन था? गवर्नर बाबर का। कहां पर? ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और सुने, बाबर बहुत शानदार तरीके से और बहुत योजनाबद्ध तरीके से बागों का निर्माण करवाता था। किसका निर्माण करवाता था? बागों। बागों में क्या रहते हैं? पेड़ पौधे रहते हैं, है ना। तो बागों का निर्माण करवाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि बाबर क्या प्रकृति प्रेमी कवि था, तो आप कहेंगे कि हाँ भैया, बाबर कैसा कवि था? बाबर कैसा कवि था? प्रकृति प्रेमी कवि था। ठीक है, बाबर ने कौन सी किताब लिखी? बाबर नामा, जिसे हम क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख। मां का नाम? मां का नाम था कुतलुग नगार। ठीक है, बाबर पहले फरगना का शासक था, बाद में कहां का शासक बना? काबुल। ठीक है बेटा। अब देखिए, बाबर की डेथ होती है, तो बाबर की जब डेथ हुई तो इसके लड़के थे कितने? 4। कितने लड़के थे? 4 लड़के थे बेटा। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हुमायूं। देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन, ये नाम याद रखना, पूछे जाते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब हुमायूं गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, हुमायूं काय पर बैठते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। तो गद्दी पर कैसे बैठते हैं हुमायूं? हुमायूं को गद्दी कैसे मिली? क्योंकि इसके तो 4 भाई थे। तो बाबर ने मरने के पहले पहले अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया। अच्छा, 4 भागों में क्यों बांटा बेटा? क्योंकि इसके लड़के कितने थे? 4। ठीक है, कितने लड़के थे? 4। एक कामरान, एक हिंदाल, एक अस्किनी, और एक खुद कौन? हुमायूं। एक खुद कौन बेटा? हुमायूं। कितने लड़के थे इसके? 4। तो सबसे प्यारा बच्चा कौन था उसका? हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं को वो दिल्ली का क्षेत्र दे देता है और दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का राजा बना देता। दिल्ली सल्तनत सब्जेक्ट जो खत्म हो चुका है। दिल्ली की गद्दी किसको मिलती है? हुमायूं। किसको मिलती है? अब एक जो कामरान नाम का व्यक्ति होता है, इसको मिलते हैं काबुल और कांधार। तो काबुल कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। और कंधार भी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। ठीक है, तो काबुल और कंधार किसको मिल गए? कामरान। ध्यान से देखो बेटा, इसका नाम क्या है? कामरान। ठीक है, कामरान को क्या मिला? काबुल और कंधार। यहां पर लिख देता हूं काबुल और कंधार। अच्छा, दिल्ली किसको मिली? जल्दी बताएं, किसको मिली? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अस्किनी नाम का एक व्यक्ति था, अस्किनी। अस्किनी को मिल गया कौन सा क्षेत्र? यूपी का क्षेत्र। यूपी वाला क्षेत्र किसको मिल गया बेटा? ये अस्किनी को कौन सा क्षेत्र मिला? जल्दी बताएं। अस्किनी को मिला यूपी वाला क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, और राजस्थान में जो अलवर वाला क्षेत्र पड़ता है भारत का, ये क्षेत्र किसको मिला? जल्दी बताएं। अलवर। अलवर, अलवर वाला क्षेत्र किसको मिला? जल्दी बताएं। हिंदाल। किसको मिला? हिंदाल। तो जल्दी बताएं, हिंदाल को कौन सा क्षेत्र मिला? दिल्ली वाला क्षेत्र किसको मिला? किसको मिला? ठीक है, हुमायूं को मिला। बहुत बढ़िया। कामरान को कौन सा क्षेत्र मिला? कौन सा? अच्छा, और अस्किनी को? अस्किनी को यूपी वाला क्षेत्र मिला। यूपी जिसे संबल के नाम से जानते थे पहले। क्या नाम से जानते थे? संबल। चल, तो अब गद्दी पर जब
हुमायूं बैठ जाता है। कौन सी गद्दी पर बेटा? दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले अगर आपसे पूछे कि हुमायूं कहां पर सूबेदारी कर रहा था, तो हुमायूं सूबेदारी कर रहा था बदख्शां नाम के जगह पर। कौन सी जगह पर? और बदख्शां नाम की जगह कहां पर है? अफगानिस्तान, काबुल के पास में। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? बदख्शां। कहां का सूबेदार था? बदख्शां। और बदख्शां नाम की जगह कहां पर पड़ती है? अफगानिस्तान। कहां पर पड़ती है बेटा? अब गद्दी पर कौन बैठ जाएगा? हुमायूं। अच्छा, बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530। 1530 है ना? 1530 में। अब गद्दी पर हुमायूं कब बैठेगा जल्दी बताओ? 1530 में। कब बैठेगा? 1530। अब हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो कुछ चीजें हैं जो ध्यान से आपको सुननी चाहिए, ठीक है। हुमायूं अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। कहां, कौन सी गद्दी पर बैठ जाता है? दिल्ली। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है तो इसके सामने कुछ चुनौतियां होती हैं। चूंकि चुनौतियां तो ये है कि देखो भाई, जो भाई हैं उनसे भी दुश्मनी करनी तो पड़ेगी भाई, हाँ या ना? अपने भाइयों से भी लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ना पड़ेगा? क्योंकि देखो भाई, अगर साम्राज्य को फैलाना है तो सबको मारा मूरी करके और अपन राजा बन जाओ, तो इसके भाइयों के मन में भी यही छवि है। तो इसके पास कुछ चुनौतियां थी। चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती थी कि भाई देखो, भाइयों से भी संघर्ष करना है। किससे संघर्ष करना है बेटा? भाइयों से भी क्या करना है? संघर्ष करना है। अच्छा, दूसरी थी कि गुजरात में एक बहादुर शाह नाम का व्यक्ति था। बहादुर शाह, ये कौन था बेटा? अफगान था। अच्छा, अफगानों से क्यों चढ़ता था हुमायूं? क्योंकि अफगान वही थे जो इब्राहिम लोदी के वंश के थे, ठीक है। और इब्राहिम लोदी के मरने के बाद बाबर से अफगानों की बहुत तगड़ी दुश्मनी हो गई थी। और अफगान उस समय, मतलब अफगान यार देखो ना, दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी शासक था, उसके ही साथ के जो लोग थे वो सब अफगानी लोग थे। तो ये रईस रहे हैं, राजा महाराजा के परिवारों से थे अफगान। आगे चल के इनके हाथों से बाबर साम्राज्य जरूर छीन लेता है, पर दौलत इनके पास बहुत रही, संपत्ति बहुत रही। तो ये अफगान थे। तो ये अलग अलग भागों में, कोई गुजरात चला गया, कोई बंगाल चला गया, कोई बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र ले लिया। तो ये अफगान पूरे भारत में कुछ इस तरह से फैल गए। आगे चल के अफगान अमीर लोगों की श्रेणी में आते हैं और ये आगे चल के किंग मेकर बनते हैं। मैं आपको बता दूं, आगे जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे ना, तो ये किंग मेकर बनेंगे। राजा महाराजा इनकी हाथों की कठपुतलियां होंगे। ये अफगान लोग हैं। और इन अफगानों से जो हुमायूं रहा, ये बहुत परेशान रहा। तो एक ऐसा ही अफगान था जिसका नाम था बहादुर शाह। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? देखो बेटा, दो तरह से आप पढ़ सकते हो। या तो आप देखो, सो तो आप सकते नहीं हो, कारण ये है नहीं सो सकने क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उड़ा दूंगा, देख लूंगा। तो दूसरा, आप जबरदस्ती पढ़ सकते हो कि हाँ हाँ ठीक है मुझे दिखाने के। तीसरा, समय तो जा ही रहा है, सो तो पा ही नहीं रहे हैं, तो अच्छे से ही पढ़ ले। अरे हाँ या ना? नहीं तो, और देखो भाई, सिलेक्शन लेना है, देखो लेवल, मैं अभी चाहता तो अभी तक पूरा इतिहास ही खत्म कर देता आपको एक ही क्लास में। लेकिन मतलब क्या है? आपका पैसा भी खराब हो, समय भी खराब हो, है ना? तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, तो ईमानदारी से आप पढ़ो, ठीक है बेटा? मैडम ढिल लो। अच्छा सुनो, यहां पर एक जो बंगाल वाला क्षेत्र है, इस बंगाल वाले क्षेत्र में भी दो तीन अफगान थे, जिसमें एक आपने थोड़ी देर पहले नाम पढ़ा था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। और एक और मैंने आपको नाम पढ़ाया था, महमूद लोदी। क्या नाम पढ़ाया? हाँ। तो कुछ ऐसे अफगान थे, कुछ क्या थे ऐसे अफगान, अरे बोलो ना, कुछ ऐसे अफगान थे जिसका सामना हुमायूं को करना था। और हुमायूं को ये लोग क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे। अच्छा, और क्या समस्याएं थी इसके पास? और समस्या ये थी कि इसके पिता ने 26, 27, 28, 29 हर साल कोई ना कोई युद्ध लड़ा है। तो उनका राजकोष क्या पड़ा है? पूरा खाली पड़ा है। तो आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ थी। तो हुमायूं बहुत विपरीत परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा था। हुमायूं कैसी स्थितियों में गद्दी पर बैठा था? चलिए, तो सबसे पहले फिर हुमायूं क्या करता है? हुमायूं फिर भी हार नहीं मानता और दिल्ली की गद्दी पर बहुत बढ़िया तरीके से बैठा रहता है। और अब धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो वो किस तरह अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, सबसे पहले वो देखिए 1531 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक जगह पड़ती है कलिंजर, ठीक है। तो 1531 में ये कलिंजर अभियान करता है। कौन सा अभियान करता है बेटा?
ये पेपर में पूछा जाता है कि हुमायूं ने कलिंजर अभियान किस वर्ष किया था? 1531। आईएमपी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कलिंजर अभियान में जिसके ऊपर उसने अटैक किया उस शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? देखो ये साउथ इंडिया वाला वो हीरो नहीं है, साउथ इंडिया वाला वो शासक नहीं है जिसके ऊपर मलिक काफूर ने अटैक किया था तो उसने सोने की जंजीर में अपने आप को बांध के और कोहिनूर हीरा दे दिया था, वो नहीं है, ये है ना प्रताप रुद्रदेव, ये अलग है। तो कलिंजर का शासक था प्रताप रुद्रदेव। इसके ऊपर जब हुमायूं 1531 में अटैक करता है तो प्रताप रुद्रदेव हार जाते हैं और हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच में समझौता हो जाता है। लेकिन भैया कारण क्या था कि इसके ऊपर अटैक किया गया? कारण सिर्फ इतना था कि प्रताप रुद्रदेव जो था वो अफगानों की मदद कर रहा था। किसकी मदद कर रहा था? अफगान। और हुमायूं किससे चिढ़ता था? अफगानों से। किससे चिढ़ता था? अफगानों से। इसलिए हुमायूं किस पर अटैक कर देता है? प्रताप रुद्रदेव। किसके ऊपर अटैक कर देता है? किसके ऊपर अटैक कर देता है? प्रताप। ठीक है, चलिए अब आगे चले। 1532 में कहानी फिर उलझेगी। 1532 में क्या करेगा? सुनिए ध्यान से। 1532 में ये देवरा का युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध लड़ता है बेटा? देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध। देवरा जैसे हम दोरा का युद्ध भी कहते हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 1532 में, ठीक है। इस युद्ध में हुमायूं के सामने कौन होता है? महमूद लोदी। कौन होता है बेटा? अच्छा, महमूद लोदी किसका भाई है? इब्राहिम लोदी का। किसका भाई है? इब्राहिम। महमूद लोदी। अच्छा, महमूद लोदी के ऊपर हुमायूं ने अटैक क्यों किया? इसका कारण क्या था? क्योंकि महमूद लोदी ने जौनपुर, जौनपुर कहां की जगह है बेटा? यूपी, इस पर कब्जा कर लिया था। तो महमूद लोदी ने जौनपुर पर कब्जा किया। अच्छा, महमूद लोदी इससे पहले कहां शासन कर रहा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला। तो ये यूपी पर अटैक कर देता है, तो ये बात पसंद नहीं आती हुमायूं को, और हुमायूं जाकर किसे उड़ा देता है? महमूद लोदी। किसे उड़ा देता है? बेटा समझ में आ रही है बातें? बोलो हाँ। नहीं आ रही समझ में? क्लास बस कर दे, क्या ज्यादा हो गया क्या? खत्म कर दे हुमायूं? चल, बहुत बड़ी। तो महमूद लोदी क्या हो जाता है? जल्दी बताएं। हार जाता है। अरे बोलो ना भैया। अब एक जबरदस्त कहानी सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। अब इसके बाद कहानी कुछ यूं होती है कि 1532 में हुमायूं क्या करता है? चुनार का घेरा करता है। चुनार का घेरा। किसका घेरा करता है बेटा? अरे हाँ कि नहीं? चुनार क्या है? सुनिए ध्यान से। चुनार उत्तर प्रदेश में एक जगह है। कहां की जगह है? उत्तर प्रदेश में एक जगह है। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर स्थल मार्ग, बड़ी खूबसूरत जगह है, स्थल मार्ग एवं जल मार्ग का मिलन होता है। किसका मिलन होता है बेटा? स्थल मार्ग और जल मार्ग का। और इसी जगह को हम पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। कौन से भारत का प्रवेश द्वार? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। देखो कंटेंट देखा करो आप यार, मतलब समझते ही नहीं हो। ठीक, तो 1532 में हुमायूं चुनार जाता है यूपी, और चुनार में एक किला होता है जिसे हम बोलते हैं चुनार का किला। ठीक है, तो चुनार के किले में जाकर हुमायूं क्या करता है? अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। और यहां पर एक युद्ध होता है शेरशाह सूरी से। किससे युद्ध होता है? शेरशाह सूरी से युद्ध होता है 1532 में, शेरशाह सूरी से। और इस युद्ध के दौरान कहानी ये होती है कि शेरशाह सूरी इस चुनार के किले में, कौन से किले में बेटा? चुनार। 4 महीनों तक, कितने महीनों तक? 4 महीनों तक अंदर रहता है। और 4 महीने हुमायूं इस किले को चारों तरफ से घेर के रखता है। क्या करके रखता है? घेर कर। ठीक है, लेकिन फिर भी ये युद्ध हुमायूं जीत नहीं पाता है। ना ही कौन जीत पाता है? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में क्या कर दिया मैंने? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक समझौता होता है। क्या होता है बेटा? एक समझौता। और इस समझौते में शेरशाह सूरी क्या करेगा? शेरशाह सूरी हुमायूं की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करता है। शेरशाह सूरी शानदार व्यक्ति था, समझदार था, चतुर था। शेरशाह सूरी ने हार नहीं मानी और शेरशाह सूरी ने समर्पण कर दिया।
और अधीनता स्वीकार कर ली हुमायूं की। अधीनता का मतलब ये होता है कि मैं आपके अधीन हूं, मैं आपके ऊपर अटैक कभी नहीं करूंगा, लिखित में दे रहा हूं लिखकर, और दन तूफान सारे मतलब वादे आदे करता है, कसमें असमें खाता है, इस प्रकार से समझौता हो जाता है। तो नाम मात्र की अधीनता स्वीकार कर ली किसने? शेरशाह सूरी ने। किससे कर ली? हुमायूं से। तो हुमायूं ने इस प्रकार किस किस को हरा दिया देख लो आप, महमूद लोदी को हरा दिया, प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया, शेरशाह को हरा। बढ़िया, हुमायूं का काम बढ़िया चल रहा है। मतलब हुमायूं धीरे धीरे करके अपने पिता के जो ताकतें थी और पिता की जो हिम्मत थी, पिता की जो मजबूती थी, उसी रास्ते पर हुमायूं आगे चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया। अब भैया कहानी ये होती है कि अब इसका संघर्ष होता है बहादुर शाह से। ठीक है, किससे होता है? बहादुर शाह। अब बहादुर शाह कौन है बताइए जल्दी से? अफगान। कहां का शासक है ये? गुजरात का। कहां का शासक है बेटा? तो बहादुर शाह का पीछा करता है कौन? हुमायूं। किसका पीछा करता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन है भाई? गुजरात का शासक। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? इधर ध्यान दे लो आप पटेल भीले खड़ी वाले, ठीक है, इधर ध्यान दो। ऐसे लात मारेंगे ना तो उड़ जाओगे आप। इधर रख लो, उसको अंदर रख लो। तो कैमरा चल रहा है, नहीं तो अब तक धुनाई हो जाती तुम्हारी। ठीक है, देखो बहादुर शाह का पीछा कौन करता है? हुमायूं। कौन करता है बेटा? हाँ, ठीक है, तो पीछा करता है। अब पीछा करते करते बहादुर शाह भागकर चला जाता है कहां पर? मालवा। कहां चला जाता है? तो हुमायूं मालवा पर भी अधिकार कर लेता है। किस पर अधिकार कर लेता है? फिर बहादुर शाह फिर भागता है यहां से, और फिर भागते भागते कहां पहुंच जाता है? मांडू। ठीक है, तो मांडू पर भी अधिकार कौन कर लेता है? हुमायूं। और हुमायूं गुजरात को भी जीत लिया है। अब बहादुर शाह फंस गया। बहादुर शाह भागते भागते चंपानेर के किले में जाता है। कौन से किले में? चंपानेर का किला कहां पर है बेटा? चंपानेर का किला है कहां पर? गुजरात में। तो बहादुर शाह यहां पहुंचता है, तो यहां चंपानेर के किले में पुर्तगालियों के द्वारा, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है? बहादुर शाह। तो इस प्रकार बहादुर शाह को भी कौन हरा देता है? हुमायूं। तो अपने जितने भी षड्यंत्रकारी थे या अफगानी थे, जो दुश्मन थे, उनको धीरे धीरे करके दबा रहा है कौन? कौन दबा रहा है? हुमायूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब तुम बोलोगे सर पुर्तगाली कहां से आ गए? पुर्तगाली भारत में आ गए हैं कब आए? 1498 में वास्को डी गामा आया, इनने फैक्ट्री डाल दी और इनने किला भी बना लिया और इनने मार भी दिया, और तुमने पुर्तगाली तो पढ़ाया ही नहीं। ये कब पढ़ाऊंगा? बाद में। किसी भी चीज का अपन टॉपिक लेकर चल रहे हैं तो समझ गए कि यहां पर पुर्तगाली भी आ चुके हैं भारत में। अब डाउनफॉल चालू हो जाएगा तरीके से, सुनो ध्यान से। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहां पर ध्यान से सुनिए, हुमायूं के जीवन में एक बदलाव, एक परिवर्तन जिसे हम कह सकते हैं वो आता है। ठीक है, क्या आता है बेटा? हुमायूं के जीवन में परिवर्तन आता है। अब कैसा परिवर्तन आता है सुनिए। एक बंगाल का शासक होता है। कहां का शासक होता है? बंगाल। ठीक है, तो बंगाल के ऊपर आक्रमण कर देता है कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन है? शेरशाह सूरी वही है जिसने चुनार के चारों तरफ जिसके लिए घेरा डाला था, किसने? हुमायूं ने, और उसने नाम मात्र की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो बेटा हुमायूं के साथ कहानी यह होती है कि 1539 में एक दिन की बात है, हुमायूं बढ़िया अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है, प्रेम की बातें चल रही हैं। हाँ, प्रेम की बातें चल, तो हुमायूं की जब बातें चल रही हैं, हालांकि पत्नी नहीं थी, वो प्रेमिका थी। अभी सुनो, अभी पत्नी नहीं आई है, प्रेमिका थी। उसी समय पर घिसटाते धुसड़ाते हुए बहुत बुरी तरीके से फटे कपड़े पे बंगाल का शासक आता है और हुमायूं के सामने आके गिर जाता है, बोलता जिल्ले इलाही मदद मदद। हुमायूं बोलता है अरे क्या हो गया, क्या हुआ? गर्लफ्रेंड के सामने तो लड़का अपने आप को सुल्तान ही बनाता है।
हुमायूं ने शान शौकत के जरिए गर्लफ्रेंड के सामने वो क्या बोलते, क्या मारना, एक्शन मारना, सीन मारना। ठीक है, देख लेंगे ऐसे कौन है, शेरशाह सूरी। हुमायूं ने बोला यार शेरशाह सूरी है, उस समय बंगाल का तगड़ा शासक था शेरशाह सूरी, तो बंगाल के शासक या बंगाल पर अटैक करता है शेरशाह सूरी, तो बंगाल का शासक आके मदद मांगता है हुमायूं से, और हुमायूं क्या करता है 26 जून के दिन, कितने जून के दिन, 26 जून 1539 में युद्ध का ऐलान कर देता है, चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध। अभी तक हुमायूं ने सारे युद्ध जीते और अपने सारे दुश्मनों को मारा, लेकिन इस चौसा के युद्ध में बिना कोई बात, कहते हैं ना कि कोई भी निर्णय आवेग में नहीं लेना चाहिए। अभी कल की ही हम बात बताएं, हमारा एक मित्र है, बाहर का है, वो यहाँ का नहीं, तो उसके पास उसकी प्रेमिका का फोन आता है, वो बोलती है कि यार वो कोई नंबर है, वो नंबर मुझे इस तरह से परेशान कर रहा है, फोन लगा के बात तो करो। तो भाई साहब ने मोबाइल निकाला, कौन है उसको मैं अभी बताता हूँ, रुक तू नंबर दे, उसका नंबर दे। बिना देखे पड़ताल जांच किए वो नंबर उसके पिता का था, वो टेस्ट ले रहे थे कि लड़की किससे बात करती है, लड़का खुद सामने आ जाए। वो हुआ वही, भाई साहब ने फोन लगा, तेरे को उड़ा दूंगा, तू कहां से बोल रहा है, तू मिलने आ जा। पापा पुलिस में पहुंच गए सामने, ठीक है भाई मिलने आ रहा हूं, ले गए उठा के घर से। तो कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब हमारा बहुत खास मित्र नहीं है, हमारे मित्र का मित्र है जिससे हमें सूचना मिली, तो इसलिए कभी भी लड़की वाले मैटर में थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। तो हुमायूं ने वही किया, है ना। अच्छा सुनिए, हुमायूं ने युद्ध किया। अब हुमायूं को इतना भयंकर मारा शेरशाह सूरी ने, कहते हैं कि हुमायूं अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद गया था, घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद गया, भाग गया, ग्राउंड छोड़ कर भाग गया, लड़ाई युद्ध मैदान छोड़ कर भाग गया। और कहां कूद गया, गंगा नदी कूद गया। अब जब वो गंगा नदी में कूदा तो मरने वाला था, लेकिन गंगा के तट पे एक लड़का बैठा था जिसका नाम था निजाम, और उस निजाम नाम के लड़के ने हुमायूं को बचाया, हुमायूं की जान बचाई। ठीक है, हुमायूं की जान बचाई। हालांकि हुमायूं ने बाद में फिर इसके सम्मान में, जब हुमायूं वापस गद्दी पर बैठा, तो हुमायूं ने निजाम के सम्मान में चमड़े के सिक्के चलवाए थे। काय के सिक्के चलवाए थे, चमड़े के, और एक दिन का राजा बनाया था। एक दिन का क्या बनाया था, राजा। अच्छा एक जरूरी बात और सुनिए, मैं बताना भूल गया था कि अभी तक दिल्ली सल्तनत जब तक चली, इब्राहिम लोदी की पतन तक दिल्ली सल्तनत है, बाबर के बाद मुगल वंश है, मुगल वंश। तो मुगल वंश में राजा को बादशाह कहते हैं, और ये बादशाह की उपाधि बाबर के समय से भारत में आई थी, क्योंकि भारत में जब काबुल और कंधार जीता था बाबर ने अफगानिस्तान में, ठीक है, क्योंकि फरगाना छोड़कर आया और काबुल जीत लिया, तो जब काबुल जीता था ना तो उसे गाजी की उपाधि मिली। जब वो भारत आया था तो अपने आप को पादशाह कहा, पादशाह, पादशाह। और पादशाह से ही ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा था, तो पादशाह की जगह फिर उसने क्या कर दिया, बादशाह। ठीक है, तो ये बाबर के समय से बादशाह नाम का शब्द चला, और दिल्ली सल्तनत पे क्या चला, सुल्तान, सुल्तान। ठीक है, तो हुमायूं कहां चल रहे हैं, हाँ, तो एक दिन का बादशाह किससे बनाया जाता है, निजाम। अब तुम बोलो कि भैया बाद में फिर हुमायूं गद्दी पर बैठ पाता है, अभी सुनो जरा, कहानी बाकी है। अब हुमायूं तो बहुत पिटता है, और शेरशाह सूरी हुमायूं को बहुत मारता है, और हुमायूं जान बचाकर भागता है। अब भागते 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 भैया, भागते भागते पहुंचा और अपने भाई के पास पहुंचा। इसके कितने भाई थे, तीन भाई थे, एक कामरान, एक अस्करी और एक हिंदाल। कौन बेटा, तो हिंदाल तो राजस्थान वाले क्षेत्र में था, अस्करी यूपी वाले में, और ये काबुल और कंधार, मतलब ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, और ये राजस्थान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो हुमायूं अपने तीनों भाई के पास जाता है, एक कामरान सुनना रे भैया, सुन, तो तीनों को बुलाया, बहुत मारा, यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, बहुत मारा। कौन ने मारा, शेरशाह सूरी। अब ये तो छोटे भाई थे, चल बाहर निकालो, निकालो सेना निकालो। भाई को हाथ कैसे लगाया। कामरान अच्छे से ये बात समझ रहा था कि ये साला पिटवाएगा उधर ले जाकर। कामरान ने बोला एक काम करो तुम चलो, मैं आता हूं पीछे से। ये तो चालू हुआ,
युद्ध क्या हुआ बेटा? चालू हुआ। और युद्ध चालू हुआ ऐसे हम कहते हैं कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है बेटा, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है बेटा, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम। अब युद्ध चालू हुआ। अब कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का ये कब चालू हुआ? 1540 में। अब एक तरफ कौन थे? अस्किनी, अस्किनी, हिंदाल, और कौन थे बेटा? हुमायूं। अच्छा, कामरान नहीं आएगा अभी। कामरान को पता है बहुत पिटेंगे भाई। जब हुमायूं खुद पिटा है तो अपन तो पिटेंगे। अच्छा, एक तरफ सामने कौन था? शेरशाह सूरी। वेरी गुड, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बारी बारी से जब मारा है तीनों को, भगदड़ मच गई, बहुत बुरी तरीके से हारे और भाग गए। और हुमायूं को लात मारी तो हुमायूं निकल गया। और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? शेरशाह सूरी को हम शेर खान के नाम से भी जानते हैं। शानदार व्यक्ति था, शानदार व्यक्ति था। देखो भाई, अब अपन क्या बोले? अब इनका युद्ध लड़ रहा है तो लड़ो मारो भाई, अपन तो पढ़ने वाले हैं, अपन तो मजा ले रहे हैं बैठ के। तो शेर खान, इसको बहार खान लोहानी के द्वारा उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसने एक ही बार में शेर को मार दिया था। तो शेर खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई? बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई? शेर खान। कौन सी उपाधि दी गई बेटा? शेर। हाँ या ना? कौन सी उपाधि दी गई? शेर। किसने दी? गद्दी पर कौन बैठ गया? और हुमायूं भाग गया। और बाकी ये दो जो थे इसके साथ वाले भाई, हिंदाल और अस्किन, अपने अपने शासन, अपने अपने काम में चले गए। अब देखो, हिंदाल और अस्किन। अब हुमायूं ने बोला कि साले तू और होता अगर साथ में तो हो सकता था कि युद्ध जीत जाते, पर तूने साथ नहीं दिया। रुक जा, ठहर जा, ठहर जा बोलते थे उस समय। क्या बोलते थे? ठहर जा, ठहर जा, बताता हूं देखो। तो अब कहानी यह होगी, देखो भाई, राजपूत शासकों को तो क्या ही बोले, मतलब वो किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते थे। ठीक है भाई, तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे अब। ठीक है, लेकिन मातृभूमि के साथ गड़बड़। तो यहां पर राजस्थान में एक उस समय राजपूत शासक थे। ठीक है, अमरकोट में। कहां पर? अमरकोट। और इन राजा का नाम क्या था? इन राजा का नाम था वीरसाल। अमरकोट के राजा वीरसाल। अच्छा, और यही पड़ोस में ही एक क्षेत्र कौन पड़ता है? अलवर। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? अलवर। और जल्दी बताओ, यहां किसका शासन है? हिंदाल। और हिंदाल किसका भाई है? तो हुमायूं भगते भगते किसके पास जाता है? हिंदाल के पास। बोलता है, हिंदाल भाई बचाओ बचाओ, मुझे रख लो। तो हिंदाल को अच्छे से पता है कि अगर मैंने हुमायूं को रखा तो शेर खान या शेरशाह सूरी मेरे ऊपर अटैक करेगा, और जब हम तीनों मिलकर भी नहीं लड़ पाए तो मैं अकेला तो नहीं लड़ पाऊंगा। तो उसने बोला, भैया मुझे माफ कर दे यार मेरे बाप, मैं तेरे को नहीं सुरक्षा दे पाऊंगा, तू कहीं और चल जा। तो फिर वीरसाल के पास पहुंचते हैं कौन? हुमायूं। और देखो, मतलब राजपूत दया में भी उतने ही, इनका देखो दिल देखो। जिनके पूर्वजों ने, बाबर ने राणा सांगा को युद्ध में मारा या युद्ध में हराया, उन्हीं लोगों को फिर से शरण दे रहे हैं। दिल देखो आप। जाता है हुमायूं, पैर पड़ता है, बहुत बुरी स्थिति है, माफ कर दीजिए, मैं आज ऐसा और मैं वैसा बहुत परेशान हूं। दया आ जाती है, सर ठीक है यार, तू क्या, तुम भी कुछ आदमी हो क्या? ठीक है, क्या करना है, मुझे रख लो। लोग बोलते हैं अमरकोट के राजा वीरसाल से, तुम इसको रखोगे ये घात करेगा, और ये घात नहीं करेगा तो इसका जो दुश्मन है वो तुम पर अटैक करा। वीरसाल, ठीक है यार, देख लेंगे, मेहमान है, और शुरू से ये प्रथा है कि आया हुआ मेहमान तो फिर भाई गला कटा देंगे उसके लिए। वीरसाल ने बोला, अब आ गया है तो रहने दो। यही अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में मीर अली अकबर जामी नाम के पुरुष रहते थे। मीर अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी, ये कौन थे? मीर अली अकबर जामी, ये उनके दरबार में मंत्री पद पे थे कोई। ठीक है, तो इनकी एक लड़की थी, इनकी एक लड़की थी। इस लड़की का नाम क्या था?
कौन की लड़की? मीर अली अकबर जामी की लड़की, ठीक है, इनकी लड़की थी। अब यहां हमीदा नाम की जो लड़की मीर अली अकबर जामी की, वो देखने में बड़ी खूबसूरत। हमीदा किसकी लड़की? हाँ, नाम क्या था? हमीदा, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं 20 साल के यहां रहते हुए जब पहली बार इसे देखता है तो दिल दे बैठता है। क्या दे बैठता है? और हमीदा भी हुमायूं को देखकर क्या दे बैठती है? ऐसा दिल निकाला, ये लो, उनने अल्टी पल्टी हो गया, शादी हो गई, शादी हो गई। मीर अली अकबर जामी ने बोला क्यों रे तूने घर में रहकर घात किया हुमायूं से? तो हुमायूं से 20 साल बोलता ठीक है यार, एक ही समाज के तो है, ठीक है, हो गई हो गई, हिल्ली डुल्ली फूक फाक छू। यहां पर जब शादी होती है भैया तो वो सन होता है 1541 में। क्या? 1500 और 42 में इनका रिजल्ट आ जाता है शादी का, अकबर के रूप में। किसके रूप में? हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का लड़का होता है अकबर, 15 अक्टूबर 1542। अब भैया देखो, एक साल और यहां पर रुकते हैं दोनों, कौन कौन? हमीदा बानो बेगम और हुमायूं रुकते हैं। हाँ बेटा, अब टॉपिक कंप्लीट कर लेने दो यार, तुमको इतना तो समझना चाहिए कि बीच में टॉपिक चल रहा है, तुम बोलो टाइम हो गया, है ना? थक गए क्या तुम लोग? अरे अब तो कहानी शुरू हुई है। अब सुनो जरा ध्यान से, सुनो। अब 43 में एक साल अपने बच्चे के साथ रहता है, तो बच्चा एक साल का, जब एक साल का बच्चा कितना बड़ा होता है यार? 6 महीने में तो तुमने नाप लिया, वो बोल रहा है इतना बड़ा होता है, बोल रहा है इतना बड़ा होता है। मतलब एक साल का बच्चा जो ढंग से मम्मी पापा कहना भी नहीं जानता ढंग से, तुमको बड़ा अच्छा पता है बेटा, चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, तो बातें नहीं। ये पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान से कौन लगा है? ईरान। तो ईरान में मामा का घर होता है, किसका? हमीदा बानो बेगम। अच्छा, मामा। तो यहां पर सॉरी, यहां राजस्थान में हुमायूं और उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम अपने लड़के को, संतान को जन्म देकर 1543 एक साल उसके पास रुकते हैं, और रुकने के बाद इसको किसके हवाले छोड़ते हैं? हिंदा नहीं, हिंदाल नहीं, अस्करी। अस्करी है ना, यहाँ यूपी में पढ़ाया था ना, एक और भाई है इनका जो पिटा था इनके साथ युद्ध में। अस्करी के संरक्षण में छोड़ देते हैं। किसको अस्करी के संरक्षण छोड़ देते हैं? अकबर को, ठीक है। 1543 में इसको छोड़ देते हैं गरीब को, बोलते हम जा रहे हैं। मम्मी नहीं, पापा नहीं, इधर तो जा ही रहे। हमीदा बानो बेगम कहती चलो जी मेरे साथ चलो। हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं कहां चला जाता है? ईरान। अच्छा, हमीदा बानो बेगम के मामा का घर कहां पर है? ईरान। और ईरान के शासक हैं इसके मामा। तो हमीदा बानो बेगम का पति हुमायूं, और हमीदा बानो बेगम का मामा हुमायूं का कौन? ममिया ससुर। ममिया ससुर। तो ममिया ससुर के पास जाता है हुमायूं और कहता है ममिया ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा। कैसा कैसा? इसका शासक हुमायूं की मदद करता है, और हुमायूं आता है पहले तो अपने उस भाई के पास जिसने उसकी मदद नहीं करी थी, काबुल और कंधार। और काबुल और कंधार को क्या कर लेता है? आसानी से जीत लेता है। कौन? हुमायूं। हाँ कि नहीं? अब हुमायूं के साथ ईरान का भी शासक है, और हुमायूं के पास काबुल की भी सेना है, और किसकी सेना है? अरे हाँ या ना? अब कहानी बड़ी गंभीर कहानी है, सुनिए जरा ध्यान से। अब हुमायूं 1555 के आसपास भारत में एंटर करता है। कहां पर? पंजाब में। कहां पर एंटर करता है? पंजाब। 1555। और ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध को हम बोलते हैं, नहीं सरहिंद का युद्ध नहीं, इस युद्ध को हम बोलते हैं मच्छीवाड़ा।
सरहिंद का युद्ध इसके बाद हुआ, ठीक है। कौन सा युद्ध बोलते हैं? मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध किस किसके साथ होता है? एक तरफ हुमायूं और एक तरफ अफगानों का एक सरदार था जिसका नाम था नसीब खान। क्या नाम था? हुमायूं और नसीब खान के बीच में युद्ध होता है। नसीब खान आराम से हार जाता है और मच्छीवाड़ा का युद्ध कौन जीत जाता है? हुमायूं। और पंजाब तक आकर देखो, ईरान से लेकर यहां तक पूरे क्षेत्र पर राजा या सुल्तान या बादशाह कौन बन जाता है? हुमायूं। अब उसको कहां जाना है बेटा? दिल्ली। कहां जाना है? अब चूंकि देखो आसानी से क्यों जीत रहा है हुमायूं? क्योंकि अब शेर खान मर चुका है और शेर खान के मरने के बाद उसका दामाद या उसके बच्चे लोग शासन कर रहे हैं। अभी शेर खान अगली क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो शेर खान को बहुत अच्छे से समझा, अगली क्लास पूरी शेर खान पर चलेगी, ठीक है। तो शेर खान की डेथ हो चुकी है। अब शेर खान की डेथ होने के बाद में यहाँ के जो शासक है, ये टुचपुंजिया शासक है, इनमें ज्यादा शक्ति नहीं है। अरे हाँ के नहीं? अब देखिए अगला युद्ध 1555 में ही एक युद्ध और होता है जिसे हम बोलते हैं सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं भाग नहीं लेता। हुमायूं के सेनापति होते हैं बैरम खान। ये बहुत अनुभवी, बहुत समझदार, बहुत ताकतवर, बहुत बुद्धिशाली, बहुत तेजस्वी, बहुत मतलब पूरे गुण थे इनमें, अपने आप में राजा बनने की योग्यता थी। बैरम खान किसकी तरफ से लड़ेगा? हुमायूं। और अफगानी सरदार जिसका नाम था सिकंदर सूर। क्या नाम था? इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और बैरम खान आसानी से किसको पराजित कर देते हैं? सिकंदर, और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। कब बैठ जाते हैं? 1555। अरे बताते क्यों नहीं, कब बैठ जाते हैं? 1500। अरे हाँ, तो उस समय पर पहले हुमायूं ने यहां पर दीन पनाह नाम का एक भवन बनवाया था। कौन सा? दीन पनाह। और इस भवन में एक लाइब्रेरी बनवाई थी जिसे हम हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। तो जब हुमायूं वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है अपने 15 साल के निर्वासन के बाद, निर्वासन मतलब अज्ञातवास, 15 साल बाद लौट, देख रहे हो कितनी मुश्किल से वापस आ गया ना, जीत लिया उसने आखिर दिल्ली। और गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठ के ये जो दीन पनाह नामक भवन है, इसके पुस्तकालय लाइब्रेरी की जो सीढ़ियां थी उनसे गलती से लुढ़क जाता है और लुढ़क कर क्या हो जाता है? मर जाता है। तो अंत में लेनपूल नाम का लेखक लिखता है एक बात कि वह जीवन भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते मर गया। ये लुढ़कते उससे क्या हो गई बेटा? अरे हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक देखिए, हुमायूं का मकबरा अगर आपसे पूछे तो ये कहां पर है बेटा? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली। और किसने बनवाया था? हमीदा बानो। किसने बनवाया था? ओए सॉरी, हाजी बेगम। कौन सी बेगम? हाँ, अरे यार क्या हो रहा है ये? हाजी बेगम बनवाए। और सुनिए, हुमायूं का जो गुंबद है उस गुंबद के चारों तरफ संगमरमर का पत्थर लगवाया, ध्यान रखिए। तो हुमायूं के मकबरे का जो गुंबद है उसमें संगमरमर का प्रयोग किया है। और ये इसका जो मकबरा है ना, ये 4 बाग शैली में बनाया है। 4 बाग शैली, ठीक है। 4 बाग शैली किसे कहते हैं? 4 बाग शैली एक ऐसी शैली है जिसके चारों तरफ क्या होंगे? बाग, और बीच में क्या होगा? मकबरा। यस और नो? इसे 4 बाग शैली कहते हैं। मैं घूमकर आया हूं वहां पर, बहुत मतलब शानदार तरीके से बनाया था उसको उन लोगों ने जब भी बनाया था, ठीक है। 1993 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, किसको? हुमायूं के मकबरे को, ठीक है। हाँ, और वहां पर अभी भी आप जाओगे ना, संतरे मंतरे के बहुत सारे पेड़ लगे, मतलब बाग, उस समय बहुत सारे बाग बनवाए, ठीक है। तो यहां पर हमने खत्म किया हुमायूं को। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी, और फिर वो जो अकबर है, अब गद्दी पर कौन बैठेगा? आकर अकबर, ठीक है। अब कब मुलाकात करते हैं? थैंक यू सो मच।